Hello everyone, this is Richa welcoming you all to my YouTube channel named Eco Simplified. This video is going to be the part 3rd video of chapter 2nd for class 12th Principle of Management, जिसमें हम हेनरी फेयोल के 14 Principle of Management जो हैं उनको डिस्कस कर रहे थे। अगर अभी तक आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो मैं आई बटन पे उसका लिंक दे दूंगी, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। इस स्पेसिफिक वीडियो में ठीक है हम यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट और रेम्यूनरेशन ऑफ पर्संस, ये 3 चीज़ें डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाली जो वीडियो है हमने उसमें डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके अलावा डिसिप्लिन और यूनिटी ऑफ कमांड अलॉन्ग विथ केस स्टडी थरली डिस्कस कर लिया है। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। जब कभी हम बात करते हैं ना यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की, ठीक है, तो डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? एक दिशा देना, यानी 1 यूनिट 1 प्लान। इस स्पेसिफिक पूरे टॉपिक को समझते हैं हम इस केस स्टडीज के थ्रू। अब ये जो केस स्टडी है इसमें क्या दिया हुआ है कि सूरज है एक लड़का, उसका एक बिजनेस है कारपेट मेकिंग का, ठीक है, यानी कारपेट बनाने का वो काम करता है और वो 2 तरीके के कारपेट्स बनाता है, हैंडमेड भी और मशीन मेड भी। सिंस कंपनी वाज मेकिंग हैंडमेड कारपेट एज वेल एज मशीन मेड कारपेट, देयर वाज अ लॉट ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटी, ठीक है। अब क्योंकि हम 2 अलग अलग कैटेगरीज में डील कर रहे हैं, ठीक है, हैंडमेड कारपेट्स भी हैं और मशीन मेड कारपेट्स भी हैं, इस वजह से एक्टिविटीज काफ़ी ओवरलैप हो रही थी। तब जो प्रोडक्शन मैनेजर हैं सूरज की कंपनी के, उन्होंने ये एडवाइस किया कि ये 2 जो अलग अलग काम हम कर रहे हैं, एक हैंडमेड कारपेट्स बनाने का, दूसरा मशीन मेड कारपेट बनाने का, दोनों का ही एक अलग अलग सेपरेट डिवीजन होना चाहिए, ठीक है, जिसमें इंचार्ज अलग होंगे, प्लान्स अलग होंगे और एग्जीक्यूशन भी अलग तरीके से किया जाएगा, ठीक है। अब यहां कह रहे हैं क्वेश्चन में, आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इंसिस्टेड बाय द प्रोडक्शन मैनेजर, यानी प्रोडक्शन मैनेजर ने कौन से प्रिंसिपल ऑफ मैनेज को इंसिस्ट किया सूरज को कि हमें वो फॉलो करना चाहिए। अब हम देखते हैं फिर से यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यहाँ क्या बोला जा रहा है कि 1 यूनिट के लिए 1 प्लान होना चाहिए, हर काम के लिए अलग यूनिट होना चाहिए, अलग यूनिट का अलग प्लान होना चाहिए, अलग एग्जीक्यूशन होना चाहिए और अलग पॉलिसीज होनी चाहिए, ठीक है। तो सेम बात यहाँ पे भी वो कह रहा था कि 2 स्पेसिफिक यूनिट्स हैं हमारे, मशीन मेड एक तो बनाते हैं, दूसरा हैंडमेड बनाते हैं, तो दोनों का क्या होना चाहिए? अलग अलग यूनिट होना चाहिए, उस यूनिट में अलग अलग इंचार्ज होने चाहिए, अलग अलग प्लान्स होने चाहिए और उस स्पेसिफिक प्लान्स का एग्जीक्यूशन भी अलग अलग तरीके से होना चाहिए, ठीक है। यहाँ सेकेंड पॉइंट क्या दिखा रहा है? एफर्ट्स ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज मस्ट बी डायरेक्टेड टुवर्ड 1 गोल, यानी जितने भी एम्प्लॉयज आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उन सबका एफर्ट जो है, ठीक है, उन सबकी मेहनत जो है, उन सबका एफर्ट जो है वो एक डायरेक्शन में होना चाहिए, ठीक है। अब मान लीजिए सूरज की कंपनी में क्या हो रहा था कि कोई सेपरेशन नहीं था, कोई डिवीजन नहीं हुआ था, कोई 2 अलग अलग सेपरेट डिविजन्स नहीं बने थे, तो मशीन मेड भी बन रहा है, हैंड मेड भी बन रहा है, दोनों को एक ही एम्प्लॉयज देख रहे हैं, तो एक एम्प्लॉय एक टाइम पे एक ही जगह तो हो सकता है, वो 2 जगह अवेलेबल हो नहीं सकता है। तो यहाँ पे फिर क्या होगा? एम्प्लॉय का दिमाग बढ़ जाएगा, ठीक है, वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, वो कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन सा काम उसे पहले करना है और कौन सा बाद में करना है। इसलिए ज़रूरी क्या है कि जितने भी एम्प्लॉयज के एफर्ट्स हैं वो एक डायरेक्शन में होने चाहिए। जैसे मशीन मेड कारपेट्स बनाने के लिए एम्प्लॉयज अलग होंगे, उनका डिवीजन अलग होगा, और हैंडमेड कारपेट्स बनाने के लिए एम्प्लॉयज या लेबर्स अलग होंगे, उनका डिवीजन अलग होगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट यहाँ पे दे रहा है आपका यूनिफिकेशन ऑफ एफर्ट्स टूवर्ड्स 1 डायरेक्शन, ठीक है। सेम चीज़ कही जा रही है कि जितने भी एफर्ट्स हो रहे हैं उनको यूनिफाई करना है, उनकी यूनिटी होनी चाहिए और वो एक ही डायरेक्शन में काम करें। ऐसा नहीं है कि आपका अगर मान लीजिए यूनिट भी अलग अलग डिवाइडेड है तो प्रोडक्शन मैनेजर कुछ और कह रहा है, मार्केटिंग कुछ और कह रहा है, सेल्स वाला कुछ और कह रहा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक टारगेट सेट होना चाहिए और उसी पे सबको काम करना है। ये जो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है ना, ये बेस बनता है किसका? कोऑर्डिनेशन के कॉन्सेप्ट का। कोऑर्डिनेशन का कॉन्सेप्ट हमने चैप्टर नंबर 1 में ऑलरेडी डिस्कस किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है
तो मैं दोबारा उसका लिंक आई बटन पे दे दूंगी, आप वहाँ से जाके वो स्पेसिफिक वीडियो कोऑर्डिनेशन की देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन होता क्या है। तो कोऑर्डिनेशन जो है वो एसेंस होता है मैनेजमेंट का। कोऑर्डिनेशन इज व्हाट? कोऑर्डिनेशन इज एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, यानी मैनेजमेंट की जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वो सारी कैसे होती हैं? आपस में कोऑर्डिनेट करके होती हैं। प्लानिंग्स, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये जितने भी फंक्शंस हैं प्लानिंग के, अगर ये आपस में कोऑर्डिनेट करके नहीं चलेंगे तो जो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो ज़रूरी क्या है? ज़रूरी ये है कि हमारा एक स्पेसिफिक गोल हो, उस गोल को अचीव करने के लिए जो भी डायरेक्टेड हमारे पास पॉलिसीज़ हैं, प्लान्स हैं, उनको हम अच्छी तरीके से अचीव कर पाएं। तो यहाँ जो क्वेश्चन दिया हुआ है, आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इंसिस्टेड बाय प्रोडक्शन मैनेजर, आंसर विल बी द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इंसिस्टेड बाय प्रोडक्शन मैनेजर इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, आई होप कि आपको ये यूनिटी ऑफ डायरेक्शन इस केस स्टडीज के साथ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं सबऑर्डिनेशन ऑफ जनरल इंटरेस्ट टू इंडिविजुअल इंटरेस्ट। सॉरी, यहाँ पे इंडिविजुअल होगा, आई एम रियली सॉरी। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं केस स्टडी क्या दी हुई है। केस स्टडी में है कि मिस्टर श्याम हैं एक, वो फाइनेंस मैनेजर हैं XYZ लिमिटेड के। उनके घर में कोई फैमिली फंक्शन है अमृतसर में, वो उन्हें लीव के लिए अप्लाई करना था। उन्होंने लीव के लिए अप्लाई किया। जो डायरेक्टर थे कंपनी के, उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप अगर पॉसिबल हो तो ये लीव कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि सेम डेट पे एक मीटिंग शेड्यूल्ड है कंपनी की और उस मीटिंग में एज एन फाइनेंस मैनेजर आपका रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मिस्टर श्याम इमीडिएटली एग्री हो जाते हैं और अपनी ट्रिप जो अमृतसर की है फैमिली ट्रिप, उसको कैंसिल कर देते हैं और उस स्पेसिफिक टाइम पे वो कंपनी के लिए अवेलेबल रहते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि इस टाइम पे उनका कंपनी के साथ रहना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन फैमिली फंक्शन को अटेंड करना। ठीक है, केस स्टडी आपको समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन देखते हैं, विच प्रिंसिपल ऑफ फेयोल इज अप्लाइड हियर, यानी हेनरी फेयोल के कौन से प्रिंसिपल की बात यहाँ पे की जा रही है। तो हम बात करें अगर हेनरी फेयोल के प्रिंसिपल की, तो अभी हम क्या पढ़ रहे थे? अभी हम पढ़ने जा रहे थे सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है जब कभी भी हम ऐसा बोलते हैं कि सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट? मतलब ये है कि अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, यानी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को हमको टॉप प्रायोरिटी देनी है। ठीक है, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में हम काम कर रहे हैं उसके गोल को हमें टॉप प्रायोरिटी देनी है, रादर देन अपनी इंडिविजुअल प्रायोरिटीज को साइड में रखना है। अब यहाँ पे एक चीज ऐसे हो जाती है, ध्यान देने वाली बात यह है कि एक है आपका एम्प्लॉयर, आपकी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, दूसरा है उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले एम्प्लॉयज। तो ये जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयज की बिल्कुल नहीं है कि वो हर बार अपना 100% दें ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन को 100% देना चाहिए, पर इस केस स्टडी में देखा जाए तो ये समझ में आ रहा है कि मिस्टर श्याम ने अपनी फैमिली को कम इंपॉर्टेंस दिया, जो फैमिली फंक्शन उन्हें अटेंड करना था अमृतसर में, और अपनी कंपनी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया। क्यों? क्योंकि उस स्पेसिफिक कंपनी में वो जो भी काम करते हैं, जो भी एफर्ट्स लगाते हैं, उसके लिए उनको अप्रिसिएशन मिलता है, उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है, उनके आइडियाज़ को एक्सेप्ट किया जाता है। तो ये चीज़ कैसे चलती है? वाइसे वर्सा चलती है। जब एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को अच्छी तरीके से ट्रीट करेगा, ठीक है, तभी एम्प्लॉय उस ऑर्गेनाइजेशन को अपना फैमिली, अपना परिवार समझ के अपना 100% दे पाएगा। अगर आप कितना भी मेहनत कर लो और आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपको उसके बदले में अप्रिशिएट नहीं कर रही है, कोई किसी भी तरीके का बोनस नहीं मिल रहा है, अप्रिशिएशन नहीं मिल रहा है, वो सिर्फ आपको डांटते फटकारते ही रहते हैं, आपके काम को ध्यान नहीं दिया जाता है, तो फिर ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय भी तो काम करना नहीं चाहेगा। तो ज़रूरत क्या है कि एम्प्लॉयर के साइड से और एम्प्लॉय के साइड से, दोनों ही साइड से क्या होना चाहिए?
म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो ऑर्गेनाइजेशन, और यही बेनिफिट भी करता है ऑर्गेनाइजेशन को, यानी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को बेनिफिट करने के लिए ज़रूरी है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय जो हैं वो आपस में कोऑर्डिनेट करके चलें। एम्प्लॉयज़ अगर कोई बढ़िया काम कर रहे हैं तो उन्हें क्या किया जाए, अप्रिशिएट किया जाए, क्योंकि एम्प्लॉय जब बढ़िया काम करेगा तभी एम्प्लॉयर का प्रॉफिट इंक्रीज होगा ना। तो ये पॉइंट मैं आपको यहाँ पे समझाना चाह रही थी। आई होप कि ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गए होंगे। अब हम आगे चलते हैं और ये देखते हैं कि ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं इनमें क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशंस इंटरेस्ट इज मोर इंपॉर्टेंट देन पर्सनल इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉय। सेम चीज मैंने कहा कि ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू पर्सनल इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉयज। ठीक है, वाइल टेकिंग डिसीजंस मैनेजर मस्ट गिव प्रायोरिटी टू बेनिफिट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉट द पर्सनल बेनिफिट्स। अब ये बात देखिए यहाँ पे मैनेजर्स के लिए भी कही गई है कि कोई भी डिसीजन लेते टाइम हमें ये ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है, कि ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट को ध्यान में रखना है, अपने पर्सनल बेनिफिट को ध्यान में नहीं रखना है। ये बात सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयज पे नहीं, मैनेजर्स पे भी लागू होती है। Third point is try to achieve personal goals with organizational goals, not by sacrificing organizational goals। यानी जो आपका पर्सनल गोल है, जो इंडिविजुअल गोल है, उसको आप ट्राई करिए कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल के साथ साथ पूरा हो, आपको ऑर्गेनाइजेशन के गोल को सैक्रिफाइस ना करना पड़े। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के गोल को इतनी टॉप प्रायोरिटी क्यों दी जा रही है, क्योंकि एम्प्लॉय जो काम करता है ना उसको बदले में उसके लिए रेम्यूनरेशंस मिलते हैं। तो कंपनी जितना अच्छा परफॉर्म करेगी रेम्यूनरेशन आपकी उतनी अच्छी होगी, या आप जितना अच्छा परफॉर्म करोगे आपकी रेम्यूनरेशन उतनी अच्छी होगी, और जब रेम्यूनरेशन अच्छी होगी तभी आप अपने पर्सनल गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स और फैमिली की टेक केयर कर पाओगे। ठीक है, फोर्थ पॉइंट इज मैनेजर शुड नॉट ट्राई टू टेक अनफेयर डिसीजंस बाय टेकिंग ब्राइब्स और बाय गिविंग बेनिफिट्स टू देयर रिलेटिव्स, बट डिसीजंस मस्ट बी फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब फिर से ये बात एम्प्लॉयर या मैनेजर के लिए कही गई है कि मैनेजर को कोई भी अनफेयर मीन नहीं अपनाना चाहिए, अनफेयर डिसीजन नहीं लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके हाथ में डिसीजन मेकिंग पावर है तो आप जो एलिजिबल कैंडिडेट है, जो डिजर्विंग कैंडिडेट है, उसको छोड़ के अपने परिवार वालों को प्रायोरिटी दिए जा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे जरूरी क्या है कि अनफेयर नहीं होना चाहिए, कोई ब्राइब का सिस्टम नहीं होना चाहिए, जो डिजर्विंग कैंडिडेट होगा उसी को सारी अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। लास्ट पॉइंट इज एम्प्लॉयज मस्ट सैक्रिफाइस देयर लीव और अटेंडिंग फैमिली फंक्शन इफ ऑर्गेनाइजेशन नीड्स द प्रेजेंस ऑफ एम्प्लॉय। और एम्प्लॉयज को अपनी लीव या कोई फैमिली फंक्शन है वो कैंसिल करना चाहिए, ठीक है, अगर पॉसिबल हो तो, अगर उस स्पेसिफिक टाइम पे ऑर्गेनाइजेशन को उनकी जरूरत है। ठीक है, तो ये पॉइंट से किसके, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। अब ये स्पेसिफिक पॉइंट स्टार्ट करने से पहले हमने ये केस स्टडी देखी थी मिस्टर श्याम की, जिसमें वो फाइनेंस मैनेजर हैं, उनके घर पे फैमिली फंक्शन है, अमृतसर उन्हें जाना है अटेंड करने, लीव के लिए अप्लाई करते हैं, पर जो डायरेक्टर हैं कंपनी के वो बोलते हैं कि सेम डेट पे हमारी मीटिंग शेड्यूल्ड है, तो पॉसिबल हो तो ट्रिप को कैंसिल कर दीजिए, और मिस्टर श्याम यही करते हैं, ट्रिप को कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने किया क्या कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को, ठीक है, ऊपर रखा है अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट जो है ऑर्गेनाइजेशंस इंटरेस्ट इज मोर इंपॉर्टेंट देन पर्सनल इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉय। सो क्वेश्चन इज विच प्रिंसिपल ऑफ फ्योल इज अप्लाइड हियर। ठीक है, तो द प्रिंसिपल ऑफ फ्योल विच इज अप्लाइड हियर इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। आई होप कि केस स्टडी के साथ आपके ये पॉइंट्स ज़्यादा अच्छी तरीके से क्लियर हो पा रहे होंगे। ठीक है, अब ये जो है ना, जिसका मैंने इतना एसेंस बताया कि एम्प्लॉयर का क्या पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए या एम्प्लॉय को क्या ध्यान में रखना चाहिए, इन सारी चीज़ों से बस एक ही बात सामने आती है कि कोऑर्डिनेशन बिटवीन इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल ही इन सबका सोल्यूशन है, कि दोनों के बीच में, इंडिविजुअल गोल और ऑर्गेनाइजेशन गोल के बीच में कोऑर्डिनेशन होगा तभी ये काम पॉसिबल है, अदरवाइज ये काम पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो आज की वीडियो की लास्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो कि है हमारा रेम्यूनरेशंस ऑफ पर्सन।
ठीक है। रेम्यूनरेशन का क्या मतलब होता है, आप कहीं काम करने जाते हो, आपको बदले में सैलरी मिलती है, दैट इज व्हाट वी कॉल रेम्यूनरेशंस। ठीक है। स्टार्ट करने से पहले केस स्टडी देखते हैं। राम ने बिजनेस स्टार्ट किया लिमिटेड इन्वेस्टमेंट के साथ। मिस्टर राम स्टार्टेड अ स्मॉल बिजनेस विद लिमिटेड इन्वेस्टमेंट। ही हायर्ड लेबर्स ऑन वेरी लेस वेजेस ओवर द टाइम विद ब्रॉड विजन, ठीक है, यहाँ पे फुल स्टॉप आएगा। ओवर द टाइम with broad visions of Ram and hard work of his employee, the business started earning very good revenue, but with increase in earning capacity of the company, also Ram did not increase the wages and salary of his employees. They were not able to maintain a reasonable standard of living. एक पर्सन है राम, जिसने क्या किया, स्मॉल या लिमिटेड इन्वेस्टमेंट के साथ बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है। उसने लेबर हायर किए, क्योंकि स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट बहुत कम था तो वेजेस भी उसने कम रखे। ठीक है। राम का जो विजन था वो बहुत ब्रॉड था, एम्प्लॉयज़ जो उसके थे काफ़ी हार्ड वर्किंग थे, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या हुआ, कंपनी ने अच्छा बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया, इन्वेस्टमेंट यानी रेवेन्यू जनरेट होने लगा कंपनी का, और धीरे धीरे कंपनी की अर्निंग कैपेसिटी जो है वो काफ़ी अच्छी हो गई। ठीक है, बढ़ने लगी। पर बात यहाँ पे ये है कि कंपनी की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ने के बावजूद राम ने अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी नहीं बढ़ाई। ठीक है, जिसकी वजह से वो अपना एक रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन नहीं कर पा रहे थे। क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ओवरलुक्ड बाय मिस्टर राम। यानी ये जो केस स्टडी है, इसमें कौन से प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को राम ने ओवरलुक कर दिया है, मतलब किस पे ध्यान नहीं दिया है जबकि उसे ध्यान देना चाहिए था। अब चलते हैं रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन्स पे। ठीक है, सबसे पहली चीज ये देखते हैं कि पॉजिटिव इफेक्ट क्या होता है। अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ को रेम्यूनरेशन अच्छा देते हो तो इससे होता क्या है, जो आपका एम्प्लॉय होगा वो मोटिवेटेड रहेगा काम करने के लिए। ठीक है। दूसरी चीज़, उसका डिवोशन और उसका कमिटमेंट जो है कंपनी के तरफ, ऑर्गेनाइजेशन की तरफ, वो क्या होगा, इम्प्रूव करेगा। और जब ये दोनों चीज़ें होंगी ना तो आपकी कंपनी ग्रो करेगी ही करेगी। क्यों? क्योंकि अकेला कोई एक इंसान कोई भी कंपनी नहीं चला सकता है, उसको काम करने के लिए एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत तो चाहिए होती है। अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि ये जो रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन्स हैं, इसमें कौन कौन सी चीज़ें दी हुई हैं। फर्स्ट पॉइंट है पे फेयर एंड एडिक्वेट वेजेस एंड सैलरी। ठीक है, अब जो भी सैलरी आप प्रोवाइड करोगे वो एडिक्वेट होनी चाहिए, फेयर होनी चाहिए, ऐसा ना लगे एम्प्लॉय को कि उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, कि पैसे नहीं मिल रहे हैं और काम ज़्यादा हो रहा है। सेकेंड पॉइंट, पे फेयर वेजेस सो दैट एम्प्लॉयज कैन मेंटेन मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इतना एटलीस्ट आपको पे करना है अपने एम्प्लॉयज को कि वो अपना एक रीजनेबल, अपना एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो मेंटेन कर पाएं। मतलब बेसिक एमिनिटीज जो होती हैं, बेसिक इसेंशियल्स की जो चीज़ें होती हैं, वो एटलीस्ट वो अफोर्ड कर पाएं। ठीक है। थर्ड पॉइंट, विद इंक्रीज इन प्रॉफिट एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंक्रीज एम्प्लॉयज सैलरी एंड वेजेस ऑल्सो। जैसे जैसे कंपनी प्रॉफिट अर्न करने लगेगी, प्रॉस्पेरिटी बढ़ने लगेगी, कंपनी का गुडविल इंक्रीज होने लगेगा, उस स्पेसिफिक टाइम पे ना आपको अपने एम्प्लॉयज की सैलरी और वेजेस को इंक्रीज करना चाहिए। ठीक है। देर इज अ डिफरेंस बिटवीन सैलरी एंड वेजेस। ठीक है। तो आज की वीडियो में आपको कमेंट सेक्शन में जाके बताना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सैलरी एंड वेजेस। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, आप नोट करके रखिएगा। शेयरिंग ऑफ गेन्स विद एम्प्लॉयज। ठीक है, एम्प्लॉयज से गेन्स मतलब जो भी आपका प्रॉफिट हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है, गुडविल बढ़ रहा है, उसको एम्प्लॉयज़ के साथ शेयर करना। मतलब प्रॉफिट किसी महीने में बहुत ज़्यादा हो रहा है, किसी साल में प्रॉफिट काफ़ी अच्छा हुआ है, तो सैलरी के ऊपर आप एम्प्लॉयज़ को बोनस दे सकते हो कि जितना प्रॉफिट हुआ था उसका कुछ परसेंट आप एज एन इंक्रीमेंट इन सैलरी या फिर एडिशनल सैलरी के तौर पे एम्प्लॉयज़ को दे सकते हो। इससे क्या होंगे, वो और अच्छा काम करने के लिए मोटिवेट होंगे। ठीक है। मैच द साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ हार्मोनी नॉट डिस्कार्ड। ठीक है, हार्मोनी नॉट डिस्कार्ड जो साइंटिफिक प्रिंसिपल है उसको मैच करने की जरूरत है। पे एज पर फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ योर फर्म। ऊपर जितनी भी बातें की गई हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो भी आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी है
उसी के अकॉर्डिंग आप पे करोगे, जो कि इस केस स्टडी में स्टार्टिंग में हो रहा था। क्यों? क्योंकि लिमिटेड इन्वेस्टमेंट था, तो सैलरी स्टार्टिंग में लेबर्स की बहुत कम थी। लास्ट पॉइंट इज एम्प्लॉयज आर नॉट वर्किंग ओनली फॉर हैप्पीनेस इन ऑर्गेनाइजेशन, दे आर वर्किंग फॉर रेम्यूनरेशन। कि आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी कि आपके एम्प्लॉयज जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए काम नहीं कर रहे हैं कि उन्हें काम करने में मजा आता है। वो काम इसलिए कर रहे हैं ताकि बदले में उन्हें जो भी रेम्यूनरेशन मिलेगा उससे वो अपना मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कर पाएंगे, रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कर पाएंगे। ठीक है, तो इस पूरे टॉपिक में जो रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन है, हमने ये देखा कि अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए, उसको ऑर्गेनाइजेशन के साथ कनेक्टेड फील कराने के लिए, उसका मोराल हाई करने के लिए ये ज़रूरी है कि कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ के रेम्यूनरेशन का ध्यान रखे। ठीक है, और साथ में ये भी ध्यान देना होगा कि कंपनी अपनी फाइनेंशियल कैपेसिटी के हिसाब से ही एम्प्लॉयज़ को पे करेगी। तो यहाँ पे ये रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन खत्म होता है। अब ये जो क्वेश्चन था केस स्टडी में, आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ओवरलुक बाय राम। अब राम ने इस स्पेसिफिक केस स्टडी में कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो ओवरलुक किया है? तो ओवरलुक हुआ है आपका कौन सा? रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन, यानी पर्सन के रेम्यूनरेशन ओवरलुक किए गए हैं। उसको टाइम के साथ पर्सन्स के यानी अपने एम्प्लॉयज़ के रेम्यूनरेशन को इंक्रीज करना चाहिए था, ताकि वो एक रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कर सकें। तो आज की ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। ठीक है, इसके बाद ये जब 14 प्रिंसिपल खत्म हो जाएंगे ना, उसके बाद आई विल टेल यू अ ट्रिक टू रिमेंबर ऑल ऑफ दिस 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। और आज का होमवर्क आपका क्या था कि आपको वेजेस और सैलरीज के बीच में डिफरेंस बताना है कमेंट सेक्शन में। सो थैंक यू सो मच. Stay tuned for upcoming videos. Do like, share, subscribe and comment. All the best. Thank you so much.